नमस्कार दोस्तों। हिंदी पाठों की श्रृंखला में जो कि क्लास 12 ऐच्छिक हिंदी, आज पाठ 4 है, जिसमें कि एक कविता है बनारस केदारनाथ सिंह की और दूसरी कविता है इनकी दिशा। तो इन पाठों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और इनके जो महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं या महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बनते हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे, जो कि विभिन्न गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में टीजीटी हो या पीजीटी हो उसमें देखने को मिलते हैं। तो आइए चलते हैं बनारस कविता पर। तो बनारस कविता की जो पंक्तियां हैं, इस शहर में जो कि लास्ट पंक्ति है बिल्कुल बेखबर। तो इस बनारस कविता का जो मूल भाव है उसको जानेंगे कि केदारनाथ सिंह की कविता बनारस में प्राचीनता, आध्यात्मिकता एवं भव्यता के साथ साथ आधुनिकता का अपूर्व समन्वय है। कविता बसंत आने पर धार्मिक, सांस्कृतिक वैभव, आयोजनों एवं मिथकीय आस्थाओं का परंपरा बोध कराती है। चलते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या बिंदुओं पर। बनारस एक बहुत प्राचीन शहर है। पौराणिक ग्रंथों एवं दंत कथाओं में बनारस को काशी नाम से संबोधित किया जाता रहा है। कवि कहता है कि बनारस में बसंत का आगमन अचानक होता है और बसंत के आगमन पर लहरतारा या मुडवाडीह मोहल्लों में धूल का बवंडर उठता है, जिससे इस महान एवं पुराने बनारस शहर की जीभ किरकिराने लगती है। बसंत का प्रभाव दशाश्वमेध घाट के पत्थरों पर भी दिखाई देने लगता है। बसंत के आगमन और लोगों के स्नान, ध्यान, पूजा अर्चन से घाट का अंतिम पत्थर भी अपनी कठोरता छोड़कर नरम हो जाता है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में नमी तथा भिखारियों की निराश आंखों में उत्साह एवं उनके खाली कटोरों में सिक्कों की चमक दिखाई देने लगती है। घाट पर आए श्रद्धालु भिखारियों के खाली कटोरों को दान स्वरूप कुछ न कुछ देकर भर देते हैं। इस तरह इन कटोरों में बसंत उतरता है। इस शहर के साथ एक मिथकीय आस्था जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि गंगा का सानिध्य पाकर मानव को जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए प्रतिदिन असंख्य शवों को अपने कंधों पर लादकर लोग बनारस की तंग गलियों से गंगा के किनारे दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं। बनारस तीव्र गति वाला शहर नहीं है। यहाँ सभी कुछ धीमी गति से संपन्न होता है। यहाँ के निवासियों के स्वभाव में भागम भाग नहीं है। धीरे धीरे कार्य करने की विशेषता ने सारे समाज को एकता के सूत्र में मजबूती से बांध रखा है। घाट पर बंधी नाव और तुलसीदास की चरण पालिकाओं के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यहाँ जो परंपराएं, आस्थाएं, विश्वास, भक्ति और श्रद्धा हैं, उनमें सैकड़ों वर्षों से कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। परंपरागत जीवन वैसा ही चल रहा है जैसा चलता आया है। बनारस एक अद्भुत शहर है। इसकी रिक्तता और पूर्णता दर्शाने के लिए कवि कहता है कि यह आध फूल में, आध शव में, आध नींद में और आध शंख में है। आध होना और आध न होना इस शहर का रहस्य है। राख, रोशनी, आग, पानी, धुएं, खुशबू और आदमी के उठे हाथों के स्तंभों के द्वारा कवि कहना चाहता है कि यह शहर आस्था के स्तंभों तथा काशी गंगा के सानिध्य में मोक्ष की अवधारणा पर खड़ा है। सैकड़ों वर्षों से यहाँ के निवासी एक पैर पर खड़े होकर साधना करते हुए अज्ञात सूर्य को अर्घ्य देते आ रहे हैं, अर्थात यहाँ के लोग सदा से धर्म कर्म में लगे हुए हैं। इसी से सांस्कृतिक विरासत जो है यहाँ की बनी हुई है। वहीं दिशा कविता में कवि का जो मूल संदेश है, मूल भाव है कि उनकी जो दिशा कविता की जो पंक्तियाँ हैं, हिमालय किधर है। तो इन पंक्तियों का जो मूल भाव है, कविता का जो मूल भाव है, उसमें कवि कहता है कि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित यह कविता बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बच्चे का भी अपना यथार्थ होता है। तो आइए चलते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या बिंदुओं पर।
कवि स्कूल के बाहर पतंग उड़ाते हुए बच्चों से पूछता है कि हिमालय किधर है। पतंग उड़ाने में मस्त बच्चे से यह प्रश्न पूछना असामयिक है। फिर भी बालक स्वाभाविक रूप से उत्तर देता है कि जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। लेखक ने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है। बच्चे भी यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं, दिखाते हैं। उस बच्चे का यथार्थ पतंग की दिशा है। कभी बच्चे के बाल सुलभ ज्ञान पर मुग्ध उठता है, कभी चाहता है कि हम बच्चों से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तो इन पंक्तियों या कह सकते हैं इन दोनों कविताओं में दिशा और बनारस में कवि केदारनाथ सिंह ने यह स्पष्ट करना चाहा है। तो आई होप दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।